Hello dear students, welcome back to my channel. I am Rashmi Ratoria, your English teacher. So in today's class we are going to discuss the second part of this chapter, A Gift of Chapels. So let us begin. Mridu crept up to the window. Lalli was sitting a little distance away. मृदु बहुत धीरे धीरे से झुक के आई विंडो तक. क्रेप्ट अप का मतलब होता है धीरे धीरे चलना जब आपकी बॉडी जो है वो ग्राउंड को के क्लोज में हो. ठीक है, तो झुक झुक के धीरे धीरे चलना. ठीक है, तो मृदु झुक झुक के धीरे धीरे चल के विंडो तक आई और उसने देखा कि लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और उसने देखा कि लली थोड़ी ही डिस्टेंस पे बैठी हुई है. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग. और उसने बहुत ही ऑकवर्डली का मतलब यहाँ पे होता है बहुत ही बेढंगे तरीके से उसने वायलिन को पकड़ा हुआ था. एंड बो स्ट्रिंग इज़ जिस वायलिन को आप जिस लकड़ी से या जिस स्ट्रिंग से आप बजाते हो, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एज बो स्ट्रिंग, उसको बोला जाता है. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन. और उसकी जो वो जिस तरीके से उसने बो स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ था और वायलिन को पकड़ा हुआ था, तो उसकी जो एल्बो थी वो जटिंग आउट मतलब बाहर की तरफ निकली हुई थी. और वो इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी कि उसकी आंखें शाइन कर रही थी. ग्लेज्ड का मतलब होता है शाइन करना. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और फिर थोड़ी सी दूरी पे वो बैठी हुई थी लल्ली, और जस्ट उसके सामने कौन बैठा हुआ था? म्यूज़िक मास्टर बैठा हुआ था. ठीक है, जो कि विंडो के पास में था. और उसने देखा कि वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. बोनी फिगर मतलब छोटा सा कद है जिनका, वो बैठे हुए थे म्यूज़िक मास्टर. ही हैड a mostly bald head with fringe of oiled back hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. क्या था कि उनका जो हेड था, मतलब उनके जो सिर में जो बालों की बात करी जाए तो वो ऊपर से पूरा गंजे थे, टकले जैसे थे. और लेकिन ईयर्स से लेके पीछे पीछे नीचे तक, एक ईयर से लेके दूसरे कान तक. ठीक है, एक कान से लेके दूसरे कान तक जो नीचे वाला पोर्शन होता है, सिर्फ वहाँ पे उनके थोड़े से बाल थे, वो भी उन्होंने ऑयल लगा के रखा हुआ था. ठीक है, एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट का मतलब होता है अ बंच ऑफ हेयर्स हेल्ड टुगेदर एट द बेस. और उन्होंने क्या किया था, जितने उनके जो वो नीचे के हेयर्स थे उन्होंने उसको टाई किया हुआ था. ठीक है, बंच बना के रखा था, टाई करके रखा था होल्ड करने के लिए. ठीक है, अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. और एक गोल्ड चेन उनके नेक पे थी. लेदरी का मतलब यहाँ पे हो सकता है हैविंग अ टफ हार्ड टेक्सचर. मतलब जो उनकी स्किन थी वो हार्ड सी लग रही थी देखने में, टेक्सचर उसका जो था वो हार्ड सा था. और उस गर्दन पे उनकी एक गोल्ड की चेन दिख रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड एज ही ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. और उनके उंगलियों में एक डायमंड की रिंग भी थी जो कि ग्लिटर कर रही थी. ग्लिटर करना मतलब चमकना, शाइन करना. ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज ही ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. ग्लाइडेड अप का मतलब होता है टू मूव अप स्मूथली एंड एफर्टलेसली. मतलब वो जो बो स्ट्रिंग था, जब म्यूज़िक मास्टर बो स्ट्रिंग की मदद से वायलिन प्ले कर रहे थे, तो जिस हाथ से उन्होंने बो स्ट्रिंग पकड़ा था उसी हाथ की उंगली में उन्होंने वो रिंग पहनी हुई थी. और वो रिंग जब वायलिन के बो स्ट्रिंग को वो ऊपर नीचे कर रहे थे, मूव कर रहे थे अप एंड डाउन, तो उनकी जो रिंग थी वो भी क्या है, शाइन कर रही थी. ठीक है, अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड ऑर्डर्ड विष्टी एज. और फिर और उन विष्टी का मतलब यहाँ पे होता है धोती. ठीक है, उनके यहाँ जो लैंग्वेज है, क्योंकि ये हम तमिल वाली स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उनके यहाँ जो उनकी जो लुंगी या धोती आप कह सकते हो, उसको वो विष्टी बोलते हैं. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वहाँ से उनका थोड़ा छोटा सा पाँव निकल के बाहर दिखाई दे रहा है उनके धोती के नीचे से. एंड ही वॉज बीटिंग देम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी ब्रिट्टो. और उन्होंने देखा कि क्योंकि जिस तरीके से वो बीट कर रहे थे, मतलब एंड ही वॉज बीटिंग हिज गोल्ड बॉर्डर्ड विष्टी एज. और
एंड सॉरी ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और उन्होंने देखा कि वो उस धोती में से पाँव निकाल के, जो कि उनकी जो धोती थी वो गोल्डन बॉर्डर की थी, और उसमें से उन्होंने बीच में से पाँव निकाल करके ऐसे पाँव से बीट दे रहे थे, ठीक है, वो अपने फीट को टैप कर रहे थे फ्लोर पे, ठीक है। He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. और थोड़ा सा नोट मतलब थोड़ा सा म्यूज़िक आप कह सकते हो मास्टर जी ने बजाया। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लली क्योंकि उसने बहुत ऑकवर्डली तरीके से, स्टम्बल का मतलब होता है लूज़ करना, बैलेंस लूज़ करना, ठीक है। तो क्योंकि लली ने वायलिन को बहुत ही ऑकवर्डली तरीके से पकड़ा हुआ था, तो उसके हाथ से उसका बैलेंस छूट गया और वो वायलिन को अच्छे से पकड़ नहीं पाई। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और जब उन्होंने देखा कि लली ने जिस तरीके से वायलिन पकड़ा हुआ था, और वायलिन को देख के लग रहा था कि जैसे वायलिन भी बहुत ज़्यादा दुखी है कि वो किसके हाथ में आ गया। वॉट अ डिफरेंस, द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। और बोला गया कि कितना डिफरेंस है, देखो कितना डिफरेंस है दोनों की नोट्स में, मतलब जब मास्टर जी म्यूज़िक प्ले करते हैं, वायलिन प्ले करते हैं, तो कितना मधुर सुनाई देता है, और उसी जगह जब लली प्ले करती है तो बिल्कुल ऑफ ट्रैक जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बेढंगा बेसुरा बजा रही है, ऐसा उनके यहाँ तीनों ने कहा। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said। और उसने ये भी कहा कि जब मास्टर जी वायलिन प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्रेन पटरी पे बहुत स्मूथली चल रही है, ऐसा रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज ब्रिंज हेड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक। ब्रिंज्ड का मतलब होता है विथ अ रिंग, मतलब जब वो बो स्ट्रिंग को अप मूव कर रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे, तो वही उनकी जो रिंग थी वो शाइन कर रही थी, ठीक है। तो मृदु ने उस रिंग की तरफ देखा और उनके हाथ को देखा कि वो कितने एफर्टलेसली, बहुत ही आसानी से वो बो स्ट्रिंग को प्ले कर रहे थे, और जिसकी वजह से इतना मेलेडियस और इतना लवली म्यूज़िक प्ले हो रहा था। श्वैक, देयर वॉज लली derailing again. अम्मा came a wail from the gate. अम्मा, ओह। और उसके बाद एक जैसे ही लल्ली ने म्यूज़िक प्ले किया तो इतना अजीब सा आवाज़ आई उस वायलिन में से, ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लीजिए पटरी पे से ट्रेन उतर गई है, और पटरी पे से जब ट्रेन उतर जाती है तो किस तरीके से अजीब सी बहुत बेसुरी सी आवाज़ आती है, तो ठीक वैसे ही लल्ली जब वायलिन प्ले करती है तो वैसी ही आवाज़ आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रेन पटरी पे से उतर गई है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। वेल का मतलब होता है अ हाई पिच्ड क्राई ऑफ पेन एंड ग्रीफ, और अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट मतलब गेट पे से किसी ने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई। वेल का मतलब बताया मैंने अ हाई पिच्ड क्राई ऑफ पेन एंड ग्रीफ, तो एक बहुत ही ऊंची आवाज़ में एक आवाज़ आई गेट से, उसने चिल्लाया अम्मा, अम्मा ओ। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, और अम्मा ने रवि से कहा कि इस भिखारी को भगाओ, मतलब उस गेट पे से जो आवाज़ आ रही थी वो भिखारी की आ रही थी, उसने आवाज़ लगाई थी। तो रवि की मम्मी ने कहा कि रवि इस बेगर को यहाँ से भगाओ। बेगर का मतलब होता है भिखारी, तो इस बेगर को यहाँ से भगाओ। वो पीछे के वरांडा में बैठी थी, उन्होंने वहीं से चिल्ला के रवि से कहा। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, मतलब जहाँ पे पीछे वाले वरांडा में जहाँ पे वो तापी के साथ बैठ के गॉसिप कर रही थी, बातचीत कर रही थी, वो वहीं से चिल्ला के कहती हैं कि इस बेगर को यहाँ से भगाओ। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, और उसने ये भी कहा कि ये पिछले एक हफ्ते से डेली यहाँ पे आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और अब समय आ गया है कि वो कोई दूसरा घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए।
पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी, और ये सब बातें वो किसको बता रही थी? तापी को बता रही थी. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और जैसे ही रवि को ये सब बातें बोली गई तो रवि बाहर की तरफ बढ़ा और उसी के पीछे पीछे मृदु और मीना भी रवि को फॉलो की. तो जब तक वो वहाँ गार्डन मतलब घर के बाहर तक पहुँचे तब तक उन्होंने देखा कि वो भिखारी है. वो भिखारी गार्डन में ऑलरेडी आ चुका था और वो मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, मतलब वो पिछले 1 हफ्ते से आ रहा था. और रवि की मम्मी मतलब रुक्मिणी जी हमेशा उसको कुछ ना कुछ भीख में दे देती थी खाने पीने के लिए. तो इस वजह से उसको बहुत फ्रेंडली सा लगने लग गया था, अपनापन लगने लग गया था. क्वाइट एट होम मतलब अपनापन वाली फीलिंग आना. सेंस ऑफ कंफर्ट वन गेट्स फ्रॉम अ फेमिलियर सराउंडिंग, मतलब उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लग गया था वो, और उसको एक होमली वाली फीलिंग आने लग गई थी. ही स्प्रेड his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk. और फिर उसने अपना अपर क्लॉथ को नीम के ट्री के नीचे बिछाया और पेड़ की टहनी से, पेड़ की डाल से ऐसे टिक गया, मतलब जो ट्रंक है उससे टिक गया. अपर क्लॉथ का मतलब होता है गमछा, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं. उस गमछे को वो लपेटा हुआ था, उस गमछे को उसने बिछाया और पेड़ के नीचे टिक के बैठ गया. apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. मतलब वो ये कोशिश कर रहा था. स्नूज़ का मतलब होता है टू हैव अ शॉर्ट लाइट स्लीप, मतलब एक झपकी सी लेने का उसका विचार हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था. और उसने ये सोचा कि मैं जब तक यहाँ पे थोड़ा सा एक झपकी ले लेता हूँ, ताकि जब तक मैं झपकी लूँगा तब तक जो यहाँ के आर्म्स टू अपीयर, मतलब जो भीख जो मांगने आता है उसको भीख देने के लिए जो लोग अपीयर हो जाते हैं, मतलब दिखने लगते हैं, तब तक वो भी उसको दिखने लगेंगे, ऐसा उसने सोचा. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. स्टर्नली का मतलब होता है स्ट्रिक्टली. तो उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला कि भाई यहाँ से चले जाओ, और मेरी मम्मी ने कहा है कि अब इस समय आ गया है कि तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए. द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. और बेगर ने, उस भिखारी ने अपनी आँखें एकदम चौड़ी कर ली, आँखें खोल ली और एकदम चौंक गया. मतलब उसको बहुत अजीब सा लगा ये सब सुन के, और वो एकदम से स्टेयर्ड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. और उसने एक एक करके सारे जो तीनों बच्चे थे, मतलब मृदु, मीना और रवि, तीनों को एक एक करके देखा. द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग. और जब उसने देखा वो तीनों बच्चों ने, क्योंकि देखो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, तो ये बच्चों ने पहले उसको भगाया क्योंकि रुक्मिणी जी ने बोला कि इसको यहाँ से भगाओ. लेकिन जब उन्होंने देखा उसकी हालत को तो वो बिल्कुल थोड़े से घबरा भी गए, और उनके मुंह से निकल गया कि भाई हमारे घर की लेडीज़ का ऐसा कहना है कि आप यहाँ से चले जाइए. और चोक्ड विथ फीलिंग, चोक्ड विथ फीलिंग का मतलब यहाँ हो गया सो ओवरवेल्म्ड एज टू स्पीक क्लियरली. मतलब उसकी हालत को देख कर के वो बहुत ज़्यादा दुखी से हो गए वो बच्चे, और वो क्लियरली वो उस चीज़ को जितने जोश से वो ये बोलने आए थे उस बेगर को कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसकी हालत को देख के वो जोश जो था वो उनका ख़त्म हो गया था. Are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. और वो भिखारी ऐसा सोचने लगा कि भाई मैं यहाँ पिछले 1 हफ्ते से आ रहा हूँ और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये लोग मुझे यहाँ से भगा देंगे. ठीक है, वो बस कैसे केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर. केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है मैनेज्ड टू स्टे अलाइव. मतलब वो इतना ज़्यादा थक गया था कि वो बस तैसे तैसे मैनेज कर रहा था कि वो ज़िंदा रह सके. और उसको ऐसा ये बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई वो पिछले 1 हफ्ते से जब से यहाँ आ रहा है और यहाँ के लोग उसको जाने को कहेंगे. He raised his voice, Amma, Amma, oh,
Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth. क्योंकि वो इतना ज़्यादा भूखा था, उसको भूख भी तो वैसे भी भीख मांगने के लिए आया था, उसने कुछ खाया नहीं था। तो जब वो अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आवाज़ है वो डायरेक्टली उसके स्टमक से निकल के आ रही है, ठीक है। booming out of his and came booming out of his mouth with a few remaining teeth stained brown with his beetle chewing। और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके दांत में जो धब्बे थे, पान के धब्बे, पान जो उसने खाया होगा उसके दांत में उसके स्टेन्स रह गए थे, पान के दाग रह गए थे, ठीक है, वो भी नज़र आ रहे थे। रवि, टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्मणी। और रुक्मणी ने कहा कि रवि, इससे कह दो कि अब किचन में कुछ नहीं बचा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उससे ये भी बोलो कि अब वो दोबारा यहाँ ना आए। ही साउंडेड फेड अप, शी साउंडेड फेड अप, क्योंकि वो फेड अप का मतलब होता है आप किसी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी वहाँ पे, और उसलिए उसने कह दिया था कि भैया 1 हफ़्ते से ये आ रहा है, अब मैं इसको डेली कुछ नहीं दे पाऊँगी, तो इससे ये कह दो कि अब ये यहाँ से चला जाए और किचन में कुछ नहीं है और अब ये दोबारा ना आए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree। और रवि को कुछ भी चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो भी उसकी मम्मी ने बोला, क्योंकि वो उसकी जो मम्मी की आवाज़ थी वो इतनी लाउड थी कि वो क्लियरली ऑडिबल था तीनों को, और साथ ही साथ उस बेगर को भी। मतलब उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी रुक्मिणी जी की कि पूरे बाहर तक सुनाई दे रहा था क्लियरली, तो इसलिए रवि को कुछ भी चीज़ बेगर को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree। The beggar sat up and sighed। I will go, he said weirdly। और वो उठा, और वियरली का मतलब होता है विथ एक्सट्रीम टायर्डनेस, तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो वो वैसे ही थका हुआ था, तो उसने बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा यहाँ से। बहुत ही थके हुए तरीके से उसने बोला कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री, बस मुझे थोड़ा सा इस पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेने दो। द सन इज़ सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। और उसने ये बोला कि भाई जो टार मतलब डामल होता है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वो जो टार है वो भी मेल्ट हो गया है रोड पे, और कहीं ना कहीं ब्लिस्टर्ड का मतलब बॉइल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न्स और रबिंग। और क्योंकि माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और उसने ये बोला कि धूप इतनी तेज़ है, टार भी मेल्ट हो गया है रोड पे, और उसके पैरों में छाले हो गए थे, तो छाले की वजह से जो फफोले पड़ जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लिस्टर्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉयल्स। तो उसके पाँव में इस तरीके से बॉयल्स पड़ गए थे।